इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म वुमन में आप सभी का स्वागत है। इन्फॉर्म वुमन द्वारा समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन को निष्ठा में प्रतिपादित कर अपने कर्म से, अपने गुणों से, अपने ज्ञान से जो पराकाष्ठा प्राप्त की है और स्वयं सिद्धा बन करके समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बने। ऐसे व्यक्तित्व से इन्फॉर्म वुमन आप तक परिचय कराने की जो हमारी कोशिश है, और उस कोशिश में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहे हैं जो कि अपने आप में वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर विधा के ज्ञान के साथ, या ये कहूँ इस वर्तमान डिजिटल युग में वो अगर गूगल पर्सन अगर उन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे स्टूडियो में इन्फॉर्म वुमन में हमारे साथ है राजेश जी दुबे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके बारे में हमने जो सुना है और हमने जो देखा है वो अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व हमें बहुत कम देखने को मिलता है। आप में ऐसी क्या विशेषता है जिस कारण से आप लोकप्रिय व्यक्तित्व, देवास में 4 साल की सेवा और 4 साल में आपने 40 वर्षों का अनुभव देवास को दिया है और 40 वर्ष की एक पहचान बना ली देवास में, तो ये एक विशेषता के धनी है डॉक्टर आदरणीय राजेश दुबे जी। राजेश दुबे जी का जन्म महान स्वतंत्रता सेनानी, महान शहीद चंद्रशेखर जी आज़ाद की जन्मस्थली भाभरा के पास झिरवी गांव, जो आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ का जन्म। और सबसे बड़ी बात है कि झाबुआ का वो आदिवासी क्षेत्र जहाँ आपके पिता डॉक्टर गौरी शंकर जी दुबे, जिनकी चिकित्सा के मामले में पूरा क्षेत्र आज भी उनके नाम को लेकर के और एक उनके नाम से आज भी पूरा क्षेत्र जाना जाता है। डॉक्टर गौरी शंकर जी झाबुआ के एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। माँ पूर्णिमा आदर्श गृहिणी होने के साथ साथ संस्कारों को समावित करने वाली वो महिला जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। 5 अप्रैल 1964 को आपका जन्म हुआ है और बड़े एक भाई हैं आपके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अखिलेश दुबे जी। 2 बड़ी बहनें हैं, वो भी बड़ी गृहिणी होने के साथ साथ वो भी सेवा में भी एक बहन आपकी है। छोटे भाई इनके हैं शैलेश जी दुबे हैं, जो झाबुआ के प्रसिद्ध राजनेता होने के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के नाम से राजनीति के क्षेत्र में जाने जाते हैं। दुबे जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका देवास आगमन कैसे हुआ? 2021 में कोरोना के बाद में जब बैंक में फिर से ट्रांसफ़र आरंभ हुए तो मेरी नियुक्ति यहाँ जो क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय है उसमें मुख्य प्रबंधक परिचालन एवं अनुपालन के पद पर हुई, और इस प्रकार जून 2021 में मेरा देवास शहर आना हुआ। क्योंकि मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछा मैंने, देवास की माँ चामुंडा की नगरी में जो आता है वो स्वयं सिद्ध तो हो ही जाता है, परंतु प्रश्न इसलिए पूछा कि आपको मैंने संगीत के बड़े प्रोग्रामों में गाते हुए देखा है और वहीं से आपका हमारा परिचय हुआ है, इन्फॉर्म वुमन का परिचय हुआ है। तो ये जो आपका जन्म झाबुआ में हुआ है सर, और झाबुआ चूँकि आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पर वैसे ही लिटरेसी कम थी, और ऐसे क्षेत्र में आपने इतनी बड़ी योग्यताएं प्राप्त करी, कहाँ तक ये शिक्षा का सफ़र आपने अपने परिवार के संस्कारों को समाहित करते हुए ये शिक्षा का सफ़र कैसे तय किया झाबुआ क्षेत्र में रह करके?
देखिए, पिताजी हमारे चिकित्सक थे, लेकिन उनका पूरा फोकस जो था वो फैमिली डेवलपमेंट पे था, और इसीलिए उन्होंने अपनी इंटीरियर में पोस्टिंग होने के बावजूद भी हम लोगों को जिला मुख्यालय पे रखा। हम सभी भाई बहन अपनी माता के साथ में जिला मुख्यालय पे रहते थे। जैसा कि झाबुआ के बारे में आप जानते हैं, सुविधाओं का बड़ा अभाव था। वहाँ ना तो बहुत अच्छे कोचिंग्स थे, वहाँ बुक्स मैगजीन्स भी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते थे। मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो आता था, तो कई बार हमारे जो हॉकर हैं वो उसको उतार नहीं पाता था ट्रेन से, तो दिल्ली वाला टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई चला जाता था, फिर मुंबई से लौट के आता था। 23 पेज का वो अखबार उस वक्त का जो है, कई बार हमें 4-4 दिन 5-5 दिन का इकट्ठा पढ़ना पड़ता था। तो झाबुआ में अभाव तो था, लेकिन जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मुझे युवाम संस्था जो है उससे मिलने का मौका मिला, और उसके माध्यम से मैंने पढ़ाई करी, और उसी के माध्यम से मैं बैंक में नियुक्त हुआ, और भाग्यवश मेरी नियुक्ति भी झाबुआ में ही हो गई। आप तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आपका पूरा परिवार साइंस के स्टूडेंट रहे हैं लगभग, तो आप तो साइंस को बैंक में जाना, ये किस तरह का आपने? हाँ, देखिए, ये सब योग ही होते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था जब मैथ्स लिया था कि मैं बैंक में सर्विस करूँगा, लेकिन सन 80 का वो दौर था जब रोजगार का बड़ा अभाव बढ़ गया था, और उन दिनों जो है बैंकियों में नियुक्तियां बड़े लार्ज स्केल पर हो रही थी। और जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ग्रामीण बैंक में नियुक्ति मिल गई, और मैंने लगभग 4 महीने 28 दिन उसमें नौकरी की, और उसके बाद मैं लकीली देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के लिए चुन लिया गया, और तब से मैं भारतीय स्टेट बैंक कौन से वर्ष में आपकी नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक में? 1984 में। 1984। मैं सबको बोलता भी हूँ कि मैं 40 साल पूरा सर्विस किया हूँ। मैं लोगों से बोलता हूँ मैं एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहा। मैं जिस दिन अपना बीएससी का आखिरी पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे के घर लौटा था, तो मेरे घर पे डाक से नियुक्ति पत्र ग्रामीण बैंक का प्राप्त हो गया था। 40 वर्ष की सेवा के बाद आप हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को आप सेवानिवृत्त हुए सर। ये मुझे एक और बताइए कि ये शिक्षा के साथ साथ आपने इतनी बड़ी शिक्षा, हमने ये सुना है कि आपने बैंक में रह कर के, बैंक में सेवा करने के बाद आपने बैंक की प्रणाली को एक चुनौती दी है, और चुनौती देने के बाद उसमें कई ऐसे, जैसे गोल्ड लोन की जहाँ बात आती है, उसमें एक बड़ा काम आपका हुआ, वो बड़ा काफ़ी, उससे आपका नाम काफ़ी बैंक में जाना जाता है। बैंक के जो कर्मचारी जितने भी हैं, जितने अधिकारी हैं, आपको उस बड़ी प्रक्रिया के माध्यम से आपको लोकप्रिय हुए हैं आप उसमें। हाँ, आपकी बात सही है। एक दौर ऐसा आया था जब मैं बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय भोपाल में पदस्थ था, और वहाँ मुझे एक उप महाप्रबंधक महोदय के माध्यम से ये मौका दिया गया कि एक प्रोडक्ट हमारा जो है गोल्ड लोन, जो मध्य प्रदेश में बहुत कम पॉपुलर है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि दक्षिण के राज्यों में आदमी किसी और से ऋण लेने की बजाय अपना गोल्ड रहन रख के और लोन लेने का बड़ा प्रचलन है वहाँ पे। सिर्फ वो लोग शुक्रवार के दिन, माँ लक्ष्मी के वार के दिन गोल्ड लोन नहीं लेते हैं, बाकी दिन वहाँ बैंकों में स्पेशल गोल्ड लोन के काउंटर्स होते हैं, स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं। दक्षिण में इतना प्रचलन है, लेकिन हमारे उत्तर के प्रांतों में ये प्रचलन नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम यहाँ पे भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, और उसके लिए जो मुझे 2.5 साल के लिए स्टेट बैंक ने एक मौका दिया था, जिसमें मैंने लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जाकर हमारे अधिकारियों में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया, और उसकी परिणति ये थी कि बैंक को एक बहुत लार्ज स्केल पे इस प्रोडक्ट को बेचने का मौका मिला। और उसके लिए मुझे उस वक्त के मुख्य महाप्रबंधक, जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं, श्री खारा जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था उसमें। वो आप उससे सम्मानित हुए हैं। सर, कहाँ कहाँ रहे आप मध्य प्रदेश और बाहर? आप इस SBI में कहाँ कहाँ सेवा दी आपने? भारतीय स्टेट बैंक का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश में हमारे 2 प्रांत आते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो मैं झाबुआ में लगातार रहा। उसके बाद पदोन्नति होने पर मैं ग्वालियर गया। ग्वालियर में नियुक्ति के बाद मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में रहा। महिदपुर सिटी मेरी पहली ब्रांच थी, जहाँ मैंने स्वतंत्र रूप से एक शाखा प्रबंधक के रूप में काम किया। उसके बाद मैं शाजापुर, सिरोंज, रायसेन, आष्टा और स्थानीय प्रधान कार्यालय भोपाल में मैं लगभग 5 वर्ष तक रहा, और अंत में मैं क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय देवास में नियुक्त होकर
यहीं से मैं अभी आपके सामने दुबे जी आपने ये बैंक का एक बड़ा काम जो कि आपने वो तो एक सर्विस के दौरान जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको करते हुए का पालन करते हुए दायित्व को निभाना ही पड़ता है। परंतु मैंने आपके बारे में ये मुझे जानकारी मिली थी कि आपने झाबुआ में रक्तदान को लेकर एक बड़ा मिथक था कि लोग रक्तदान नहीं करते थे और आपने 30 बार रक्तदान स्वयं ने किया और लोगों से करो। वो क्या था, वो मिथक किस तरह से आपने झाबुआ उस आदिवासी क्षेत्र की दूर करी? जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था सन 84 में, तब एक दिन मेरी माताजी स्वयं अस्पताल में भर्ती थी और उस दौरान एक सर्जन एक यंग आदिवासी लड़के से ये कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करना होगा और तुम्हें एक बोतल खून देना होगा। तो वो उस लड़के ने जो जवाब दिया था आदिवासी में, वो मेरी समझ में ये आया कि उसने ये कहा था कि डॉक्टर साहब 1 साल में 1 बूंद खून बनता है। तो उसने अपने हाथ में जो चांदी का कड़ा था वो उतार के डॉक्टर के सामने रख दिया और बोला इसको बेच दो और कहीं से भी खून की व्यवस्था कर लो, पर मैं खून नहीं दूंगा। तब डॉक्टर माथुर ने मुझे कहा था कि देखो यहाँ ये हाल है, और मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि मैं इस क्षेत्र में भी कुछ अवेयरनेस लाने का काम करूँगा। तो मैंने रोटरी इंटरनेशनल के माध्यम से उनमें उनके पदाधिकारियों से मिला और उनसे जब उनने मेरा सम्मान किया तो मैंने उस दौरान भी यही कहा कि मेरा सम्मान करने की बजाय हम अगर ये प्रकल्प ज़िले में चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद उसके परिणाम आए और उस वनांचल में, आदिवासी अंचल में निरक्षर लोगों के बीच में भी ब्लड डोनेशन में काफ़ी अवेयरनेस आई और आज तो वहाँ काफ़ी ब्लड डोनेशन ग्रुप बने हुए हैं और अस्पताल में जैसे रिक्वायरमेंट होती है सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत रेयर से रेयर ग्रुप भी के ब्लड भी अवेलेबल हो जाते हैं। सर ये वहाँ पर ऐसे कितने आदिवासी क्षेत्र में ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको आपने रक्तदान की विशेष प्रेरणा दे करके और मिथक को दूर किया होगा और कितने लोगों के जीवन को बचाया होगा? ये देखिए, जिला चिकित्सालय झाबुआ में जो है वो वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, आप जानते हैं कि वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो सर्जरी तुरंत करना पड़ती है, ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। वहाँ पे तीर कमान चलते थे, अब तो काफ़ी दृश्य बदल गया है वहाँ पे। तो उस वक्त जो आवश्यकताएं थी उस वक्त के लिए ये अवेयरनेस आने से इतना तो हो गया था कि रक्त वहाँ उपलब्ध हो जाता था। तो वो एक मिक्स था कि जो है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लोगों ने मिलके, और जब लोगों ने लोगों को ब्लड देते हुए देखा तो लोगों को लगा कि नहीं, अब ये बहुत कठिन काम नहीं है और 12 घंटे में आदमी फिर से रिचार्ज हो जाता है। तो ये प्रचलन में आ गया। और अब सर आपसे बातों के दौरान ये निकला कि आप SBI के माध्यम से कई बड़े बड़े शहरों में रहे हैं, पर झाबुआ से आप भी आपका विशेष लगाव है, ये क्या कारण है? झाबुआ मेरी मातृभूमि रही है। बैंक ज्वाइन करने के बाद भी एक लंबे समय मेरा वहीं बीता, तो स्वाभाविक रूप से झाबुआ के बारे में बड़ा टेरर था। जब मैं इनिशियली ज्वाइन करके बैंक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाता था तो वहाँ जब परिचय देता था कि मैं झाबुआ से हूँ तो मुझे ऊपर से नीचे तक लोग देखते थे कि झाबुआ के बारे में बड़ी किंवदंतियाँ थी, लेकिन हमने तो अधिकांश वहाँ बिताया। तो मुझे ये लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, टेरर था, आतंक था, वो एक अज्ञानता थी। अब वो सब कुछ नहीं है। झाबुआ ज़िला आज की तारीख में एक बहुत अच्छा वो है, और झाबुआ शहर तो इंदौर अहमदाबाद हाईवे पे होने के नाते काफ़ी डेवलप हुआ है। 40 दशक में आपने झाबुआ की स्थिति को आपने परखा है और उसमें आज भी झाबुआ जो समाज की धारा से जुड़ा है और अन्य गतिविधि में भी काफ़ी विकास भी हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आज आप झाबुआ को दूसरे शहरों से क्या अंतर देखते हैं आज की स्थिति? नहीं, झाबुआ दूसरे झाबुआ के लेवल के जो ज़िले हैं, मतलब मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए, जैसे विदिशा है या देवास है, इसी प्रकार से झाबुआ भी काफ़ी डेवलप हुआ है। यही है कि वहाँ नगर निगम नहीं है, यहाँ नगर निगम है देवास में, परंतु झाबुआ जो है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और आज की तारीख में वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ बॉयज़ कॉलेज है, तो डेवलप बहुत तेज़ी से हो रहा है झाबुआ। इन्हें कहा जाता है कि जब अपनी मातृभूमि का विकास होता है
तो उसमें आपके चेहरे पर, आपकी बातों में ये हमने महसूस किया है कि वहाँ का विकास आपके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय बना हुआ है। क्योंकि हर बात में जब भी कोई बात आती है तो राजेश दुबे जी झाबुआ का जिक्र करे बगैर रहते नहीं हैं। तो वही बातें जब चलती है तो ये आता है। तो वो मेन कारण उसका ये है कि उसका विकास आपके लिए बड़ा आत्म संतोष का विषय बना हुआ है। सर, ये युवाओं के माध्यम से आपने बड़े काम करे हैं। ये जहाँ तक आपने युवाओं के माध्यम से लेकर के अपनी शिक्षा अर्जन भी की और साथ में आप युवाओं के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, वो क्या है? आपने कई क्षेत्र में बैंकिंग के कई बच्चे हमें मिलते हैं या कोई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि सर ने हमें बहुत सहयोग किया, वो क्या है? देखिए, रतलाम झाबुआ क्षेत्र में एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन युवाम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम करता है। युवाम शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक निःशुल्क संस्था जो है जिसका हेडक्वार्टर रतलाम में था, वो एक उस क्षेत्र में जगह जगह एक निःशुल्क कोचिंग चलाते थे। उसमें मुख्यतः बैंक कोचिंग थी। बैंक के अलावा रेलवे, इनकम टैक्स, मतलब एसएससी वगैरह की भी क्लास चलती थी, पर मुख्य रूप से बैंक की। और रतलाम, झाबुआ, धार क्षेत्र के, अब तो मैं लाखों बोलूँगा कि लाखों बैंकर्स जो है इन संस्थाओं से निकले हुए हैं। मैं भी उसी संस्था के माध्यम से, मैंने पहले भी बताया कि बैंक में हूँ। उस संस्था में क्या होता है कि बैंक में जो लोग जॉब में आ जाते हैं तो फिर वो स्वाभाविक रूप से, जैसे मैं बैंक में आ गया था तो फिर झाबुआ चैप्टर मैंने, मतलब मेरे साथ 3 लोग और थे और हम लोगों ने चलाना शुरू किया। तो झाबुआ का जो ग्रामीण बैंक है, झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उस बैंक के आरंभ के 2-3 बैच पूरे हमारी क्लास से निकले हुए हैं। मतलब बैच में ऑलमोस्ट लोग झाबुआ से जो निकले थे वो युवाम के बैच के थे। मतलब आप आराम से कह सकते हैं कि उस बैच का जो 84, 5, 6 के जो हैं ऑफिसर्स जो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, वो सब युवाम के माध्यम से निकले थे। तो ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन का मेरे लिए वो है कि मेरे मार्फत जो है कई लोग बैंक में आज सर्विस कर रहे हैं या कई लोग मेरे साथ रिटायर्ड भी हो गए। दुबे जी, एक और बात जो है कि आप को लोग गूगल कहते हैं कि वे गूगल व्यक्तित्व है, हर तरह का नॉलेज आप में। तो ये क्या विशेषता है? बैंक एक इतना व्यस्ततम व्यवसाय है, कहूँ कि वोकेशनल है, जिसमें सेवा करना है, 10 बजे से जाना, रात के 10 बजे तक आना, पर इसमें आप इतना ज्ञान, हर विषय का ज्ञान आप में है। और चाहे राजनीति का हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे हमारे पत्रकारिता क्षेत्र में भी अगर देखें तो आप काफ़ी दक्षता रखते हैं। तो ये कहाँ से आया? नहीं, मैं आपको इस प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो बड़ी विचित्र है। बैंक जो है वो लोग, अधिकांश बैंकर्स मैंने देखा है कि उसको सिर्फ बैंक समझ के ही वो अपनी नौकरी करते हैं। पर बैंक एकमात्र ऐसी संस्था है जहां आपको एक छोटा सा हाथ ठेले वाले से लेकर जिला कलेक्टर तक से मिलने का मौका मिलता है। और मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लोर किया इस जॉब में रहते हुए कि मैंने हर तबके के लोगों से, मुझे कोई व्यवसाय की बात करता है तो निश्चित रूप से बैंक में मैं रहा हूँ, मैंने क्रेडिट में बहुत काम किया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट, मालनपुर इंडस्ट्रियल, ग्वालियर इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उसमें मेरे पास काफ़ी यूनिट्स रही है, काफ़ी लोगों के संपर्क में रहा हूँ मैं। ट्रेड वाले बड़े व्यापारियों के बीच में रहा हूँ। तो ट्रेड बिजनेस, ड्राई फ्रूट के बिजनेस में क्या होता है, इसकी बारीकियाँ, ये सब मुझे स्वाभाविक रूप से इस बैंक की नौकरी के कारण मिली है। और यही एक कारण रहा है जो मुझे बैंक के कारण मुझे जगह जगह ट्रांसफ़र का मौका मिला, तो जगह जगह के नॉलेज हुई मुझे। आज मैं आपको विदिशा जिले के बारे में बता रहा था, तो उसका बताने का कारण यही रहा कि मैं वहाँ पदस्थ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ की राजनीति कैसी है ये भी मुझे मालूम है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है और हमारे संपर्क में हर प्रकार के लोग आते हैं और हमें बहुत अवेयर रह के जो है बैंक के फंड्स डिप्लॉय करना होते हैं। तो इसलिए हमें ये सब जानकारी लेना भी बहुत आवश्यक है। मैं अपने जूनियर्स को हमेशा यही बताता हूँ कि जहाँ भी रहो वहाँ इन्वॉल्व होके रहो, वहाँ के परिवेश में आप एब्जॉर्ब हो जाओ और उसको पूरा समझ के चलोगे तो कभी आपके साथ भी कोई धोखा नहीं होगा और न आपकी संस्था के साथ कोई। लोग तो जिस व्यवसाय में काम करते हैं, जिससे कि नौकरी करते हैं, वो उतने बंद करके रह जाते हैं। बस उसमें एक सीमित रहता है, मुझे यहाँ जाना 10 से 5 या 6-7 बजे तक काम करना और घर जाके परिवार देखना। पर आपकी विधा बड़ी, आपका काम बड़ा अलग ही रहा है कि 10-10 बजे तक काम करना, वो भी इतने खुश मिजाज ढंग से कि आप
सुबह 10 बजे आप बैंक में जाए, रात की 10 बजे भी देखो तो चेहरे पर थकान नहीं है और वही हंसमुख मिजाज ढंग से आप बातें करें, ये क्या राज है आपका? मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम को बोझ समझ के ना करें, काम को एंजॉय करते हुए करें। मेरे पिताजी चिकित्सक थे। अब मैं आपको बताऊं कि वो अपना जब पेशेंट्स देखते थे तो पेशेंट्स से जो उनका वार्तालाप होता है वो भी मुझे आज याद है कि इतने खुश मिजाज, इतना मजाक करते थे वो कि मजाक करते हुए पेशेंट्स को आते ही वो खुश कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट उससे पूछने की बात बाद में, लेकिन उनके संबोधन ही इस प्रकार से होते थे कि आदमी प्रसन्न हो जाता था। तो वही चीज़ मैंने भी अपने अंदर लाने की कोशिश की कि देखिए नौकरी तो करना है, आजीविका कमाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो इस नौकरी को खुश मिजाजी से किया जाए, प्रसन्न रह के किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और वही चीज़ मैंने रखी कि मैं नौकरी में जो है कभी बोझ समझ के मैंने नौकरी। यही हमने देखा कि आपकी सेवानिवृत्ति पर एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ था, उसके अंदर आपके परिवार से मुलाकात होती, ये पूरे गुण आपके परिवार में हमने देखा है, चाहे बड़े भाई या डॉक्टर है, छोटे भाई राजनेता है और बहनें भी आपकी, उन सभी में ये गुण देखा, आपके बच्चों में भी। ये पारिवारिक बैकग्राउंड में आपकी शादी हुई, विवाह हुआ आपका, तो भाभी जी से ये जो तालमेल, सुबह 10 बजे से रात को आप बैंक में नौकरी करने के बाद 8-9 बजे तक नौकरी करना, उसके बाद किसी संगीत कार्यक्रम में जाना, तो ये वैवाहिक जीवन आपका किस तरह से सुनिश्चित है कि अगर उधर से आपका सहयोग नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेना? मैं लकी हूँ कि मेरी पत्नी जो है उसका मेरे को बड़ा सहयोग है। और दूसरा ये है कि जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद में मेरी तरक्की में बड़ा योगदान है मेरी पत्नी का। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार मैं मजाक में बोलता भी कि यार मेरी शादी थोड़ी और पहले हो गई होती तो शायद मैं 2-1 प्रमोशन और ज़्यादा लेता। तो निश्चित रूप से जब तक आपकी जो सहभागी है परिवार में उसका सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप खुश भी नहीं रह सकते और खुश मिजाजी से काम भी नहीं कर सकते। तो कभी भी मेरे शौक़ में कभी वो बाधा नहीं बनी, बल्कि अब वो मेरे साथ खुद भी गाने लगे हैं, वो भी एक अच्छी गायक बन गई हैं, तो इसलिए कभी मुझे इन दिक्कतों का सामना नहीं करना। कार्यक्रम में हमने ये भी देखा कि आपके बेटे आपको एक फ्रेंड जैसा कर रहे थे कि पापा नहीं हमारे दोस्त हैं, इस तरह, तो वो बच्चों में जो संस्कार हमने देखे, तो आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे दोनों बेटे बहुत बढ़िया हैं। बड़ा बेटा मेरा थर्मल पावर प्लांट इंजीनियर है, उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद में पीजी डिप्लोमा किया थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग में NPTI दिल्ली से, और उसके बाद में वर्तमान में वो अडानी पावर्स लिमिटेड गोंदिया में थर्मल पावर प्लांट इंजीनियर है, ऑपरेशंस में वो काम कर रहा है। मेरा छोटा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्यूटर साइंस से की है और वो अपना स्वयं का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता है, जो अभी मेरे साथ में है। जल्दी हम लोग इंदौर में अपना काम लार्ज स्केल पे चालू करेंगे। सर, आप संगीत के साथ साथ आपने एक सूत्र बनाया था कि पढ़ने की और स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, पढ़ने की शक्ति ज़्यादा, रीडिंग करने का जो पावर है वो किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से स्मरण शक्ति को, वो क्या सूत्र है? देखिए, जब मैं पढ़ता था तब मैं कुछ चीज़ों को देखता था तो मेरे को बार बार लगता था कि बाद में जब बैंक ज्वाइन किया मैंने, तो बैंक के हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एपेक्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, गुड़गांव में है, हैदराबाद में है, वहाँ जब पढ़ने के लिए गया तो वहाँ सामान्य पढ़ाई के अलावा भी लीग से हटके चीज़ें पढ़ाई जाने लगी। तो मेरे रुचि थोड़ी जागी कि एक्चुअल जो मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग को पढ़ा जाए। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, तब मेरे को मालूम पड़ा कि आपको चीज़ें दिमाग में रखने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। इसी प्रकार से आपकी पढ़ने की गति को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। और जब उन पुस्तकों के अध्ययन के बाद से मुझे ये सब चीज़ें मालूम पड़ी तो मुझे लेट लाइफ में मालूम पड़ी। जब तक मैं प्रोफेशन में आ गया था, हालांकि अपने प्रोफेशन में उसका लाभ लेता रहा, परंतु मेरी इच्छा होती है बार बार के यंग जनरेशन को ये चीज़ें अर्ली लाइफ में मिले। जो स्कूलिंग, अभी भी स्कूली शिक्षा में सामान्यतः हम लोग जो है सिलेबस रहता है और बच्चे बस उस सिलेबस को पढ़ते हैं और अपना एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं। लेकिन इन एग्ज़ाम को किल करने के लिए इजीली वो टेक्निक्स जो है अगर बच्चों को अर्ली एज में मिल जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
और इस बात का मैंने प्रयास किया कि मैं जहाँ जहाँ नियुक्त रहा, सौभाग्य से मैं वहाँ स्कूल प्रबंधन से मिलता था, उन लोगों से अपनी बात करता था, और उस बात करने के बाद में स्कूल प्रबंधन मुझे मौका देता था। क्योंकि बैंक की व्यस्तता के कारण मैं बहुत ज़्यादा वक्त छात्रों को नहीं दे पाता था, तो मैं स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको गाइड करता था और उनको ये टेक्निक सिखाता था और उनसे कहता था कि अब आप बच्चों को ये टेक्निक सिखाइए और इस प्रकार से लाभ पहुँचाइए। तो जब भी मुझे मौके मिलते थे मैं स्कूल्स में जाता था, अपने मोटिवेशन के लिए भी जाता था, मोटिवेशनल स्पीच के लिए भी जाता था, और साथ ही साथ मैंने ये टेक्निक्स, ये मैं जहाँ भी रहा मैंने कोशिश किया कि वहाँ शेयर करूँ, और ये सब चीज़ें मुझे वही पिताजी और युवाओं के माध्यम से मिली थी, जिसको मैं आगे बढ़ाता रहा। सर, आप अपने व्यस्त समय में संगीत के लिए बड़ा समय निकालते हैं, किसको गाते हैं आप खास करके? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपको। ये मेरा बड़ा शौक, मेरी पहली हॉबी है संगीत, गाना गाना। मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ। मैं स्कूलिंग से, जब मैं स्कूल में था तब से मैं गाता रहा, और मैंने अपने इस शौक़ को कोरोना काल में जो है बहुत बढ़ा लिया। कोरोना काल में जब बैंक से काफ़ी वक्त मिला, कि उस वक्त आधे दिन में बैंक बंद हो जाया करते थे, तो उसके बाद के समय को मैंने इसी को दिया। और क्योंकि बाहर कहीं जाना भी अलाउड नहीं था, तो मैंने काफ़ी हिंदी फिल्मी गीतों के ऊपर पैरोडी, कोरोना के पैरोडी सॉन्ग्स भी लिखे। एक बार फेसबुक देख रहा था, जब मैं इसी देवास शहर के एडिशनल एसपी अपने 2 जवानों के साथ चौराहे पे गाना गा रहे थे, वो गाने को मैंने लिखा था रायसेन ज़िले में जब मैं पदस्थ था, और यहाँ गाते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो मैं मूलतः किशोर कुमार के गाने गाने का शौकीन हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि किशोर कुमार के गाने में ज़्यादा अच्छे से गा सकता हूँ। लेकिन आपके नेचर से भी किशोर कुमार का जो बिंदास नेचर थे, और एक उनका जो हरफन मोला जो व्यक्तित्व रहा है, वो व्यक्तित्व आप में दिखाई भी देता है, और आप उसी अंदाज से गाते भी, हमने कई बार आपको देखा है। आपका कौन सा ऐसा गीत है जो किशोर कुमार का, जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, आपको मन को सुकून देता है कि यार ये मेरा गीत, या जिससे किशोर कुमार आपके फैन बने हैं? देखिए, गाने मैं वही गाता हूँ, मुझे संगीत का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं गाने वही गाता हूँ जिन गानों के लिरिक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं, अब आपने प्रश्न किया है तो बता ही दूँ कि गोपाल दास नीरज जी ने हिंदी फिल्मों में काफ़ी गाने उनके हैं, और अधिकांश गाने देवानंद को किशोर कुमार की आवाज़ के साथ दिया गया है। तो देवानंद जी का ही ऊपर फिल्माया हुआ एक गाना है जो गोपाल दास नीरज ने लिखा था, उसके जो अंतरे हैं, उनकी जो लिरिक्स है, वो इतने अच्छे थे कि मुझे वो गीत ने शायद गायक बना दिया। कि उस, मतलब मैं गाने का शौक़ तो था, लेकिन उस गीत को गाने के बाद में फिर मैंने लगातार गाने गाना शुरू किए। और वो गाना आपने भी सुना होगा, फूलों के रंग से दिल की कलम से। सर, उसको तरन्नुम में एक बार उसी अंदाज में। हाँ, उसके अंतरे बहुत अच्छे हैं। आप कहेंगे तो मैं एक अंतरा सुनाता हूँ, क्योंकि वो अंतरों की वजह से ही वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफ़र हो, लंबा सफ़र हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। क्या बात है। ये गीत तो वाकई में जीवन का दर्शन इसमें छिपा हुआ है, और वो गीत आपको काफ़ी मतलब कि आपने ही कहा कि उसने मुझे गायक बना दिया है। सर, बहुत सारी चर्चा आपसे हुई, और आप एक सा व्यक्तित्व है कि अगर हम 1 घंटे तक भी आपसे चर्चा करें तो आपका पूरा व्यक्तित्व का परिचय हम पब्लिक तक, आम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। परंतु फिर भी ये बात कहूँगा कि आज आप रिटायरमेंट होने के बाद, क्योंकि आप में इतना ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं घर में न रह जाए,
ये ज्ञान कहीं परिवार में ही नहीं रह जाए। समाज के लोग इस ज्ञान में को किस तरह प्राप्त करेंगे? आपके रिटायरमेंट के बाद क्या आपका अगला कदम होगा? देखिए, रिटायरमेंट के बाद मेरी पहली प्राथमिकता तो सिंगिंग ही रहेगी, और ये सिंगिंग के माध्यम से भी जो है समाज की सेवा की जा सकती है। जैसे आपके देवास शहर में ही एक संस्था से मैं जुड़ा हूँ जिसका नाम है सिंगिंग फॉर चैरिटी, है ना। वो संस्था विभिन्न कार्यक्रमों में जाके और अपना सिंगिंग का काम करते हैं, और उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे को गरीब बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक माध्यम है। तो मैं इस प्रकार के कुछ काम तो करता ही रहूँगा। इसके अलावा जैसी हम लोगों की चर्चा हुई है, इस दौरान मेरे पास जो कुछ भी है, जो मैं जॉब में रहते हुए बड़ा लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर पाता था, अब मैं चूँकि फ्री हूँ तो अब मैं उस काम के लिए ज़्यादा समय दे पाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास विधाएँ हैं उनको मैं अपनी अगली जनरेशन से शेयर करूँ और समाज को उसका लाभ पहुँचाऊँ। ये है राजेश दुबे जी। हमारे जो स्टूडेंट हैं जो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, मैं उनसे इस इंटरव्यू के माध्यम से विशेष आग्रह करूंगा कि अगर कोई परेशानी बैंकिंग की परीक्षा को लेकर के हो तो राजेश दुबे जी से अवश्य संपर्क करें, ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल जाए। क्योंकि सही गाइड का मिलना आज के समय में बड़ा मुश्किल, क्योंकि कई लोग ऐसे बच्चे भी हैं समाज में जो कि बड़ी कोचिंग क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते, परंतु उनकी विलक्षणता है, उनकी प्रतिभा है, वो ज्ञान रखते हैं, मगर कई अभाव के कारण अगर आपको परेशानी आती है तो आप राजेश दुबे जी से संपर्क कर सकते हैं। ये वो व्यक्तित्व हैं जो कि जीवन को संवारना जानता है। तो आज आपसे मुलाकात हुई। राजेश दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे समाज के लिए और इन्फॉर्म वुमन के लिए एक बड़ा विषय है कि आप जैसे व्यक्तित्व, आप जैसे स्वयं सिद्धा से मिलकर के आज बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं भी इन्फॉर्म ह्यूमन को और आपको जो है धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और चर्चा की। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।